हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारा जावा प्रोग्रामिंग का सेकंड वीडियो है। हमने अपना फर्स्ट वीडियो में जाना था कि जावा क्या होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, ऊप्स क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे ऊप्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला बेनिफिट आता है वो आता है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, पहला जो हमारा बेनिफिट है ऊप्स का, रीयूजेबिलिटी। दूसरा है डाटा सिक्योरिटी, और तीसरा है हमारा इजी मेंटेनेंस, और चौथा है हमारा रिडंडेंसी, और पांचवा है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, और छठा है हमारा स्केलेबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारा फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, सेकंड है डाटा सिक्योरिटी, और थर्ड है इजी मेंटेनेंस, और फोर्थ है हमारा रिडंडेंसी, फिर है फाइव हमारा रिलैक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और छठा है हमारा स्केलेबिलिटी। ठीक है, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मतलब इसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या होता है रीयूजेबिलिटी, डाटा सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, तो हमारा आता है रीयूजेबिलिटी फर्स्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन जैसा देखते हैं, रीयूजेबिलिटी मतलब क्या है, इसमें रीयूजेबिलिटी क्या है वो देखते हैं हम। इट्स अलाउ टू प्रोग्राम टू यूज द कोड ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास इज अ न्यू क्लास। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर तुम लोग किसी क्लास के पहले, जैसे कोई क्लास बना रखे हो अपने प्रोग्राम में पहले से, ठीक है, एक क्लास बनाते हैं और उसी क्लास को हम दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब यही है, इट्स अलाउड टू प्रोग्राम टू यूज कोड एंड एग्जिस्टिंग क्लास इज अ न्यू क्लास। मतलब कि अगर एक तुम्हारे पास ओल्ड क्लास है, तुम उसको न्यू क्लास बना के उसको इनहेरिट कर सकते हो। मतलब ये एक इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। ठीक है, इनहेरिटेंस पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट में, वही है। इनहेरिट कर लेता है मतलब इनहेरिट हो जाता है, जो ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी है वो इनहेरिट हो जाती है न्यू क्लास में। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ से क्लास से पहले से बना रखी है तो तुम उसको, उसका कोड किसी नई क्लास में बिना दोबारा लिखे ही यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब यही हुआ, जैसे कोई क्लास बना रखे हो, उसमें तुमने कोड रख रखा है, फिर एक न्यू क्लास बनाते हो, तुम्हें वही कोड दोबारा चाहिए। ठीक है, तुम्हें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से अपना इनहेरिट कर सकते हो, ले सकते हो। इसका मतलब यही हो। अब बेनिफिट्स देखते हो। इट्स सेव टाइम, यहाँ से बेनिफिट्स जो नीचे दिया हुआ ये, इट सेव टाइम एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगैन। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि हमारे टाइम को, मतलब इसकी जो हमारी बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारे टाइम को कम करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, मतलब कि डेवलपमेंट के कॉस्ट को रिड्यूस करता है। मतलब कि कैसे रिड्यूस करता है, बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगैन। मतलब कि इस तरीके से रिड्यूस करता है कि हमें कोई भी कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं अपने ओल्ड क्लास से, जो हमारी पुरानी क्लास है उससे न्यू क्लास जब हम बनाते हैं तो उससे हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डाटा हाइडिंग एंड सिक्योरिटी। डाटा हाइडिंग डिफिनीशन पढ़ते हैं। इट wraps द डाटा मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, जैसे हम क्लास बोलते हैं, एंड रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटा और काम करने के तरीके, मतलब कि डाटा जो होता है, डाटा जैसे वेरिएबल, वेरिएबल और काम करने के तरीके, काम करने का तरीका का मतलब मेथड्स, मेथड्स को एक डिब्बे में यानी क्लास में, ठीक है, एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, और कोई बाहर वाला इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ, सिंपल सा मतलब कि अगर अपने भाषा में कहें तो इसका मतलब यही होता है, इट wrap द डाटा मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ क्लास एंड restricted डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। ये जो होता है एक रैप होता है, जैसे कि ये है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल के फॉर्म में ये डाटा और मेथड्स को एक कैप्सूल के फॉर्म में रख देता है क्लास में, और ये बंद कर देता है। मतलब रेस्ट्रिकेट डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा, मतलब अगर कोई अनदर यूज़र, मतलब अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस करने के लिए आ रहा है तो उसे एक्सेस नहीं करने देता ये। ठीक है, इसके बेनिफिट्स यही है। देखो, इट पेरेंट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा मेकिंग द प्रोग्राम मोर सिक्योर। इसके कोई गलती से भी तेरे, मतलब तुम्हारे डाटा को बदल नहीं सकता है, जिसकी वजह से तेरा, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम जो होता है बहुत सिक्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना उसका मतलब होता है, मतलब कि अगर किसी चीज़ का पार्ट पार्ट, मतलब कई पार्ट्स में उसको तोड़ देता, वही होता है मॉड्यूलरिटी। तो इसमें जो होता है, यहाँ पर डिफिनीशन दी हुई है नीचे, इट डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स।
मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उसको एक मतलब स्मॉल पार्ट्स में, मॉड्यूल्स के पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, ऊप्स जो होता है। तो देखो इसका मतलब कि जैसे इसमें बड़े और मुश्किल प्रोग्राम को समझो, बड़े और मुश्किल प्रोग्राम को छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी का मतलब यही है। और इसका बेनिफिट समझते हो। दिस मेक it easier to design, debug, and maintain the software. If one part fails, the whole system does not crash. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका this make easier to design मतलब कि ये हमारे डिज़ाइन को इजी बना देता है, डिबग एंड मेंटेनेंस को भी इजी बना देता है। ठीक है, समझते हैं। इसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, उसमें गलती ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम कोई एक हिस्सा खराब है, जैसे ये है, इफ़ वन पार्ट फेल्स द होल सिस्टम डज नॉट क्रैश। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोग्राम का एक हिस्सा खराब भी है, खराब भी हो जाता है, तो हमारा पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। हम उस एक पार्ट को सही कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको कई टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। तो जैसे एक टुकड़ा खराब होगा तो पूरा बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेन मतलब यही हुआ, बेनिफिट इसका यही हुआ कि जैसे एक पार्ट हमारा खराब होता है तो हमें पूरे वो को सही करना नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता। फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी कैसे आती है इसमें वो देखते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब होता है एक चीज़। ठीक है, डिफिनीशन, इट्स अलाउड टू सिंगल फंक्शन और ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, डिफिनीशन मैंने जानबूझ के शॉर्ट शॉर्ट लिखा है क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है और उनका मतलब कुछ है नहीं, हमें समझना बस इतना ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट अलग अलग हालातों में अलग अलग तरीके से, समझना बात को, अलग अलग हालातों में अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। समझ में आया? इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग हालातों में अलग अलग तरीकों से कार्य कर सकता है। मतलब फंक्शन या हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से कार्य कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट देखते हैं। इट प्रोवाइड द कंसीडर्ड इंटरफेस एंड मेक्स द कोड फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू एक्सटेंड। इसका इसका मतलब समझते हैं। इस मतलब इससे ना अब तुम्हारा जो कोड होता है वो फ्लेक्सिबल बनता है। यानी तुम काम कम मेहनत करके, मतलब कम मेहनत करोगे, कम मेहनत में उसे नए काम करवा सकते हो। ठीक है, कम ही मेहनत में नए काम करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका बिहेव जो होता है डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन में होता है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट देखते हैं, रिडंडेंसी और रिडक्शन। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ पे लिखा गया है इसका डिफिनीशन, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो होगी ना। हाँ, तो लिखा हुआ है, बाई यूजिंग अ क्लास एंड इनहेरिटेंस वी कैन अवॉइड डुप्लीकेटिंग द सेम कोड मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास और इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम एक ही कोड को 10 जगह लिखने से बच सकते हैं। ठीक है, 10 जगह का मतलब होता है हम अवॉइड कर सकते हैं डुप्लीकेटिंग द सेम कोड मल्टीपल प्लेसेस। हम अवॉइड करते हैं किसी सेम कोड को मल्टीपल प्लेस पे लिखने से। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका? इट कीप द कोड क्लीन, शॉर्ट एंड एफिशिएंट। अब सिंपल सा यही मतलब हुआ, अगर हम किसी कोड को बार बार नहीं लिख रहे हैं, 10 जगह पे नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा कोड जो होगा शॉर्ट होगा, शॉर्ट के साथ साथ वो क्लीन भी होगा। ठीक है, हमारा मतलब यही तक था। ठीक है, यहाँ से हमारा मतलब कि ये खत्म हो जाता है बेनिफिट्स। मतलब बेनिफिट तो नहीं खत्म होता, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, बट इतना काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लगभग 5 तो हो गया ना। हाँ, जैसा 5 नंबर्स का ही तो आता है, अगर 5 नंबर्स में इसको लिख देते हो तो अच्छा होगा। और जो जानकारी के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी सही है, इतना काफ़ी है। अगर और जानना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें। ओके, तो चलते हैं हम। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, मतलब कि थोड़ा स्लो चल रहा है, जैसे कि समझ में आता रहा है। जैसे कि बेसिक हमारा जो रहता है, अगर वो एकदम मजबूत रहेगा ना, तो हमारा जो आगे का हार्डेस्ट टफेस्ट आएगा ना, वो भी हम आसानी से कर ले जाएंगे अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा। ठीक है, और जैसे हमारा ओप्स का बेनिफिट हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और जो हमारे मतलब कि ओप्स का कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट में क्या था देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था, और उसके बाद इनहेरिटेंस वगैरह बचा हुआ है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ये सब बचा हुआ है। तो ये सबको हम बाद में देखेंगे क्योंकि पूरा डीप तरीके से इनको जानना होगा, क्योंकि जावा में इन्हीं का यूज़ है, पूरा इन्हीं का यूज़ है, तो इनको हम डीप से जानेंगे।
बाद में, ठीक है? बाद में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, एक तो हाँ 3 वीडियो के बाद हमारा आएगा, ठीक है? 3 वीडियो पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स क्या होती है, उसके बाद हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस में इंटरफेसेस भी होते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है? इनहेरिटेंस के कई सारे टाइप भी होते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन के भी टाइप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप होते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।